साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि आपके डीबीटी जेआरएफ 2020 के लगे हुए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि सेक्शन ए में पूछा गया था रेशियो के बारे में, जैसा कि हमने अभी अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, बट ये थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है, बट बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन से लगने वाला है। तो इसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं ताकि अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे दोबारा पूछा जाता है ताकि आप उसका सही से आंसर कर सकें। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि कोई एल्युमिनियम ब्रॉन्ज एलॉय है जो कि कॉपर और एल्युमिनियम से बना हुआ है। ठीक है, जिसका रेशियो जो वेट, अगर वेट के फॉर्म में अगर हम रेशियो देखें तो 10:1 का रेशियो है। यानी कि ये जो आपका एलिमेंट है 10:1 का रेशियो का मतलब क्या होगा कि ये आपका कॉपर और एल्युमिनियम से बना हुआ है। तो यानी कि जो भी चीज है उसका 10 पार्ट जो है उसमें कॉपर है और एक पार्ट जो है वो एल्युमिनियम है। तो यानी कि टोटल कितने हो गए? 11 कह सकते हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट का वेट है वो आपका टोटल वेट जो है वो आपका 77 केजी है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि टोटल वेट जो है वो आपका 77 है। तो हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ द एल्युमिनियम डज इट कंटेन, तो यानी कि इसमें कितना भाग जो है वो एल्युमिनियम है। तो बस आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपल सा कार्य जो आपको करना है वो आपको ये करना है कि 77 को आप ऐसा तोड़िए कि 10 और 1 के रेशियो में आ जाए। ठीक है? तो अब ये कैसे हो सकता है? तो यानी कि अगर 77 को अगर हम 70 और प्लस 7 लिख दें तो यानी कि टोटल जो होगा वो आपका 77 हो जाएगा। और अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो अगर 7 से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा हो जाएगा और ये 7 10 जा हो जाएगा। तो यानी कि 10 और 1 का रेशियो आपको मिल गया? बिल्कुल मिल गया। तो यानी कि 10 जो है वो आपका क्या हो सकता है? अगर आप इस तरीके से अगर इसको तोड़ने पर जाएँ तो यानी कि रेशियो हो गया, यानी कि उसमें जो 70 किलोग्राम है वो आपका क्या है? कॉपर है और 7 किलोग्राम जो है वो आपका एल्युमिनियम है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका 7 बनेगा। बट यहाँ पे मैं आपको ये भी ज़रूर कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, समझिए, बट ऐसे क्वेश्चन्स में फँसना नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है पहले दफ़ा में तो आपको ऐसे क्वेश्चन्स को सॉल्व नहीं करना है। जब सेकंड राउंड में आएँगे फिर देखेंगे कि क्या ये क्वेश्चन हमसे बन सकता है कि नहीं बन सकता है। राइट? इसी तरीके से डीबीटी जेआरएफ में 2020 के पेपर में जो कि आपसे बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका माइंड चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं कहूँगा। ठीक है? स्टार लगा देता हूँ मैं इस पे। जैसा कि उन्होंने पूछा है कि व्हाइल वर्किंग इन द लैब में अगर आप काम कर रहे हैं और यू फॉरगेट टू कीप एंजाइम बैक इन द फ्रिज। ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि कुछ भी आपके सब्सटेंस हो गए, कोई भी एंजाइम हो गया, आप फ्रिज में रखना है। फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रहना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम विल बी लीस्ट अफेक्टेड ऑन बीइंग लेफ्ट आउटसाइड एट द रूम टेम्परेचर। तो कहने का मतलब है कि कुछ यहाँ पे एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं और आप कोई एक एंजाइम है जिसको भूल गए हैं वापस से फ्रिज में रखने के लिए। तो रूम टेम्परेचर यानी कि जो आपका आरटी का टेम्परेचर होता है वो मान के चलिए आपका 37 डिग्री होता है। इस पर अगर आपका एंजाइम छूट गया है तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो सबसे कम अफेक्टेड होगा? तो यानी कि जो इसमें अगर आप जब आप यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, डीएनए लाइगेज दिया गया है, बैम-एच1 दिया गया है, टैग डीएनए पॉलीमरेज दिया गया है, टोपोआइसोमरेज दिया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको ट्रेस करना है वो आपको टैग डीएनए पॉलीमरेज, जो कि आप पीसीआर में पढ़ते हैं, थर्मस एक्वेटिकस से ये आइसोलेट किया जाता है। इसको याद रखिएगा, पीसीआर पढ़ के जाइएगा तो वहां पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बैक्टीरिया से जो हम आइसोलेट करते हैं ये थर्मस एक्वेटिकस होता है। और ये जो आपका डीएनए का जो आपका एंजाइम होता है ये मान के चलिए आपका कह सकते हैं कि ये आपका 95 डिग्री तक कह सकते हैं कि ये आपका हाई टेम्परेचर पर भी क्या रहता है कि ये एक्टिव रहता है, सरवाइव कर सकता है। जो आपका ये थर्मस एक्वेटिकस जो आपका बैक्टीरिया होता है, तो यानी कि जो उसका एंजाइम भी होता है वो भी क्या होता है, वो हाई टेम्परेचर के लिए रेजिस्ट होता है। तो यानी कि जब वो 95 डिग्री ले जाने पर भी अगर उसका कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अगर वो 37 डिग्री पर भी छूट गया है तो इसका क्या ही नुकसान होने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका निकल कर आएगा टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसको थोड़ा-सा ये आपका इन्फॉर्मेटिव मैं कहूँगा, मतलब कह सकते हैं, जिसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा अगर सारे इन्फॉर्मेशंस आपको क्लियर होंगे। और ये सेक्शन ए में आपका एप्टीट्यूड ही चेक किया जाता है, किस तरीके से आप सोच सकते हैं, कैसे आप सिचुएशन को डील कर सकते हैं, कैसे किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये उसी के रिगार्डिंग है। तो अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे डीबीटी ने डिराइव किया है और ऐसे क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास आते हैं तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। ठीक है? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है, बाकी और चीज़ों के बारे में आप जानते ही हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका पूछा गया है वो आपका, आप कह सकते हैं कि आपका ये टूल्स टेक्निक पार्ट का क्वेश्चन है, जहाँ पे क्रोमैटोग्राफी जो मैंने आपको बोला है कि पढ़ कर जाइएगा। हालाँकि यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, हालाँकि इसके लिए तो आपको पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, बट यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन में आपको बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन
दूँगा, ठीक है? या उसको आप ट्रिक समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, उसके माध्यम से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और आगे आने वाले टाइम में जो भी आपको कन्फ्यूजन्स होती हैं, वो भी आपकी दूर हो जाएँगी। ठीक है? तो क्वेश्चंस आपका कह रहा है कि प्रोटीन जो है वो कॉमनली प्यूरिफाइड किए जाते हैं बाय द आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी इन द फाइनल स्टेप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि इन जनरल प्रोटीन कैन बी इलूटेड बाय द इंक्रीजिंग आयनिक स्ट्रेंथ, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब आप प्रोटीन को इलूट करने का मतलब होता है उसको बाहर निकालना। जैसे मान लीजिए कि आप सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, कोई आपका जो भी apparatus था, जो भी था, लेकिन अब तो जब आपको अपना प्यूरिफाई प्रोटीन मिल गया है, ये जो आप इंटरेस्ट का प्रोटीन था, तो उसको आप किसी चीज में आइसोलेट भी तो करोगे, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलूट करना बोलते हैं। तो वहां पे जो हम इलूट करते हैं, तो जो आपके हम आयनिक स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ा देते हैं, तो उससे हम इलूट करने में आसानी होती है। ठीक है? इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि अबव द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द प्रोटीन बाइंड टू द कैटायन एक्सचेंजर। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा या आप कह लीजिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आगे भी इस चीज को याद रखिएगा। बेसिकली पहली बात तो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, जब आप प्रोटीन्स पढ़ते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जहां पे प्रोटीन जो होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब उन पर कोई ना पॉजिटिव चार्ज रहता है और ना उन पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है? या कह सकते हैं कि दोनों ही चार्ज आपको देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव भी शो करेगा, नेगेटिव भी शो करेगा। ठीक है? तो पहली चीज आपका यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि एक चीज याद रखिएगा कि दो टर्म होते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कोई टेम्परेचर होगा, मान लीजिए कि 4.5 किसी का आइसोइलेक्ट्रिक टेम्परेचर है या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। इसके अबव क्या होगा और बिलो क्या होगा, प्रोटीन क्या शो करेगा? तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के जब आप अबव जाएंगे, तो वो क्या करता है? वो एज अ एनायन के तरीके से काम करता है। यहाँ पे बस आपको एक ट्रिक याद रखना है कि ए से ए को जोड़ दीजिएगा, जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के अबव क्या रहेगा? एनायन रहेगा, और एनायन पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, ये तो पता ही है। और यानी कि जब बिलो अगर आपसे पूछेगा, मान लीजिए कि किसी चीज का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बिलो क्या होगा, तो वो क्या होगा? आपका कैटायनिक बिहेव करेगा, यानी कि उस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है? तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए, तो यानी कि अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है और अबव द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा? प्रोटीन जो होगा वो एनायन के तरीके से शो करेगा, तो यानी कि जो उसका एक्सचेंजर होगा वो कैसा एक्सचेंजर होगा? एनायन एक्सचेंजर होगा, तो यानी कि यही स्टेटमेंट जो है वो फाल्स है। ठीक है? समझ में आ गई? और इसी तरीके से जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि अबव द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द प्रोटीन बाइंड टू द एनायन एक्सचेंजर, ये बात आपका बिल्कुल ट्रू है। और रिमेनिंग जो आपका ऑप्शन दिया गया है कि आप आईईसी टेक्निक जो यूज करते हैं उसका क्या रीजन था, तो चूंकि हम यहाँ पे इंटरेक्शन विद द सपोर्ट डिटरमाइंड बाय द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू द प्रोटीन रादर देन द नेट चार्ज, ये इसका एक क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बेसिक जो प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है और जो बाकी चीजें आपको यहाँ पे समझनी है, तो सबसे पहले तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही आसानी से आपको किसी भी बेसिक बुक में मिल जाएगा, जहां पे प्रोटीन पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज को शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, या आइसोइलेक्ट्रिक उसका पीएच होता है। ठीक है? उसके बिलो जो होते हैं वो आपके एनायन कैटायन के तरीके बिहेव करते हैं, और अबव जो होते हैं वो आपके एनायन के तरीके से बिहेव करते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। बाकी टूल्स टेक्निक पढ़िएगा तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। बाकी पर्टिकुलर आगे के लिए ये चीजें अब आपको याद रहेगा कि अबव जो होता है वो आपका एनायनिक बिहेव करता है, और ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको डीबीटी में मिल जाएगा। सिंपल पूछा है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के अबव उस पे कौन सा चार्ज होगा, तो यानी कि अबव जो होता है ए से अबव होता है और ए से एनायन होता है, यानी कि उस पे निगेटिव चार्ज होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड ग्लाइफॉस्फेट, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीटी वाले बच्चे इससे फैमिलियर होंगे, और जो नहीं फैमिलियर है वो भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ कर जाएंगे। बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट और वायरल रेजिस्टेंट, ठीक है, और हीट रेजिस्टेंट, ऐसे करके पूरा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसको करके जाइएगा। तो यहाँ पे जो आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड यूज किया जाता है, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ द राउंड अप क्या इनहिबिट करता है, तो ये आपका एक पर्टिकुलर यहाँ पे आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड्स होते हैं, जिनके मैंने 3 लिस्ट लगा दिए हैं। जैसे आपका ग्लाइफॉस्फेट आपका मोस्ट कॉमन है। बेसिकली ये क्या करता है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ईपीएसपीएस करता है, जो कि आपका टारगेट होता है इस पर्टिकुलर हर्बिसाइड का, राइट। तो ये हो जाता है। इसके अलावा एक आपका ब्रोमोक्सीनिल होता है, ये आपका पीएस सेकंड का इनहिबिटर होता है, जिसमें नाइट्रिलेज एंजाइम, नाइट्रिलेज जीन वगैरह होते हैं, इसको याद रखिएगा। और तीसरा जो होता है वो आपका फिनॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमने
पहले इसके बारे में चर्चा ऑलरेडी कर रखी है कि 2,4-D और 2,4,5-T का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाईऑक्सीजिनेज बोलते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे डराइव किया गया है, ठीक है। तो हालांकि इसके जो मिक्सचर होता है, जो कि हमने आपको कहानी भी बताई थी, इसके मिक्सचर को हम एजेंट ऑरेंज बोलते हैं, ठीक है। ये ऑक्सिन का डेरिवेटिव होता है। 2,4-D और 2,4,5-T के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एजेंट ऑरेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा, तो ये आपका ESPS पाथवे का इनहिबिटर होता है। तो इसका जो पूरा नाम आपका होता है 5 फिनॉल पायरुविल सिकिमेट 3 फॉस्फेट सिंथेस। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है। जब आप अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो बेसिकली ये आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस का पार्ट होता है, जहाँ पे कोरिस्मेट पाथवे जिसको कह सकते हैं, शिकीमेट पाथवे बोलते हैं। तो ये सारे बहुत सारे उसके कंपोनेंट वहां पे बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे पाथवे में आपके कह सकते हैं कि स्टेप पे एक स्टेप पे शिकीमेट बनता है, कोरिस्मेट बनता है, बट अल्टीमेटली जो आपके यहाँ पे पर्टिकुलर इसका इनिबिटर होता है वो क्या होता है, आपका EPSPS होता है। बाकी इसको जरूर एग्जाम में देख कर जाइएगा। बाकी यहाँ पे मैंने 3 आपके लगा दिए हैं। ग्लाइफॉस्फेट लगा दिया है, वो कैसे काम करता है, ब्रोमोक्सिनिल कैसे काम करता है, और 2,4-D एंड 2,4,5-T। और इसी पेपर में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि व्हाट इज द एजेंट ऑरेंज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें लाइन लिखा हुआ है, ये जो पर्टिकुलर चीज होता है, रेजिस्टेंट कॉटन एंड टोबैको प्लांट्स हैव बीन क्रिएटेड बाय ट्रांसफॉर्मेशन विथ, यहाँ पे जीन को यूज करते हैं, TFDA जीन को, from particular इस स्पीसीज से, which encode a dioxygenase that degrade this herbicide। तो डाईऑक्सीजिनेज जो है ये आपका क्या होता है, हर्बिसाइड होता है जो कंटेनिंग डाईऑक्सीन, यही यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। बाकी अगर आपने ऑक्सिन पढ़ा होगा तो वहां से भी आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। ऑक्सिन के स्पेलिंग में जो XIN आता है, वहीं से ये डाईऑक्सिन का वर्ड डिराइव किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। और फर्दर एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि एजेंट ऑरेंज किसको कहते हैं, तो 2,4-D और 2,4,5-T के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, एजेंट ऑरेंज बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि एक एनर्जी जनरेशन प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड जी खुद ही जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है इन द माइक्रोब। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस में माइक्रोब्स की आवश्यकता नहीं होती है, एरोबिक प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है, बायोमास फॉर्मेशन में नहीं होता है। फर्मेंटेशन जैसा कि आपने पढ़ा होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया, जिसमें आपका माइक्रोब्स की मदद से होता है, तो वहां से भी आप ट्रेस कर सकते हैं। तो बस बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन सब चीजों को पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी हमने करा के रखी हुई है और आपको वैक्सीन पार्ट पढ़ाया है। और वैक्सीन जब आप पढ़िएगा तो वहां पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी वैक्सीन आपकी लाइव एटीन्यूटेड है, कौन सी आपकी किल्ड टाइप है, और कौन सी आपकी टॉक्साइड है। तो जो आपकी टॉक्साइड होती है वो आपकी केवल एक वैक्सीन कह सकते हैं, वो आपका टिटनस का नाम आता है। तो यहाँ पे जो आपका पूछा गया था कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो एटीन्यूटेड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन नहीं है, एक्सेप्ट। तो बाकी देखेंगे जब आप पोलियो की वैक्सीन में जाएंगे तो आपका ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है आपका लाइव एटीन्यूटेड होता है। और रिमेनिंग ऑप्शंस भी जो दिए गए हैं, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस ए, जो कि आपके किल्ड टाइप या किसी अदर टाइप के हैं। तो पर्टिकुलर ये चार्ट आपको बहुत ही आसानी के साथ मैंने एक वैक्सीन का चैप्टर पढ़ाया हुआ है, वहां पे देख लीजिएगा। बाकी इस पर्टिकुलर चीज को एग्जाम में तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई SNP। ठीक है। तो SNP क्या होता है, जैसा कि आपको पढ़ाया था मैंने, सिंगल, इसका पूरा नाम जो होता है ये आपका सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जो कि हमने इस लेक्चर को कवर किया हुआ है। जब आप DNA फिंगर प्रिंटिंग पढ़ते हैं वहां पे इसका नाम आता है, और यहाँ से इसी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑब्वियस ही बात है कि किसका इससे लिंक नहीं है। तो यानी कि इस ऑप्शंस में आप देखेंगे SNP क्या है, यानी कि SNP जो है वो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी कि इसका प्रोटीन से कोई देना देना नहीं है। मतलब SNP का यूज हम प्रोटीन के सीक्वेंसिंग में नहीं करते हैं, बाकी चीजों में हम करते हैं। तो यहां से ये ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ATP विद गामा 32 जो कि आपका यूज किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शंस में यूज करते हैं। तो जैसा कि हम एंड लेबलिंग जब करते हैं, जब आप किसी भी, मान लीजिए कि पर्टिकुलर चीजों को आप देखना चाहते हैं रिएक्शन के माध्यम से, तो हम क्या करते हैं, उस न्यूक्लियोटाइड के एंड पर हम क्या करते हैं, गामा फॉस्फेट, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि फॉस्फेट लगा होगा, एक तरफ OH लगा होगा। तो जिस 5 प्राइम पे फॉस्फेट लगा होता है उसको हम पहले फॉस्फेट को हटा देते हैं। किससे हटा देते हैं, ALP एंजाइम से हटा देते हैं, अल्कलीन फॉस्फेटेज से हटा देते हैं। और जब ये खाली हो जाता है तो इसमें हम ATP का गामा फॉस्फेट ऐड कर देते हैं। ठीक है। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंड लेबलिंग बोलते हैं। ठीक है। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बायोटेक पढ़ के जाइएगा आराम से, आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ATP विद गामा 32 फॉस्फेट किस रिएक्शन में यूज किया जाता है, तो ये आपका एंड लेबलिंग में करते हैं।
इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आपका पूछा गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व आरएनए एडिटिंग किसे कहते हैं? तो आरएनए एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपका आरएनए बन गया है उसके बाद हम कुछ एडिट करें। अगर आपको याद होगा तो जैसा कि अगर आपने एग्जांपल इसमें पढ़ते हैं कि अगर आप कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, आरएनए बन गया है, फिर उसमें हम कुछ एडिट करते हैं जिससे पर्टिकुलर उसमें न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे जो प्रोटीन कोड होके बनता है वो आपका कम न्यूक्लियोटाइड्स का बनता है। तो यानी कि जो आप इसमें मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, पर्टिकुलर आप डिलीशन करते हैं, उसके बाद या तो आप डिलीट करेंगे या आप इंसर्ट करेंगे या आप केमिकल मॉडिफाई कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड दैट आर प्रेजेंट इन द एमआरएनए। यानी कि जो आपका एमआरएनए में जो आपके न्यूक्लियोटाइड है उसमें हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन कर दिया। अब चूंकि जब आपने न्यूक्लियोटाइड में मॉडिफिकेशन कर दिया तो मान लीजिए कि सपोज है जैसा कि हमने जेनेटिक कोडॉन आपको पढ़ाया हुआ है, तो कोडॉन में हमने बताया कि एयूजी आपका स्टार्ट कोडॉन था, यहाँ से इसने स्टार्ट करना शुरू किया और रीड करते करते स्टॉप कोडॉन तक किया। अब सपोज दैट आपने कोई डिलीशन कर दिया, यहाँ से एयूजी ना करके आपने इसको म्यूटेंट कर दिया। अब जब ये प्रोटीन रीड करके यहाँ पे जो भी काम ये करने वाला है, अब आप मान लीजिए कि इसको एयूजी यहाँ पे मिला, तो यानी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये स्टार्ट करता तो ये मान लीजिए कि 180 अमाइनो एसिड का प्रोटीन बनता, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये आपका 120 अमाइनो एसिड का प्रोटीन बना, तो फर्क तो आ गया ना। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, आरएनए एडिटिंग बोलते हैं। बाकी इस पर्टिकुलर चीज को डिटेल में पढ़ के जाइएगा। और यही चीज यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन भी बहुत अच्छा सेट किया था। यहाँ पे कह रहा था, एक ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, डिलीशन, इंसर्शन या केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द जीन इनकोडिंग द एमआरएनए। तो ऐसा नहीं होता है, ये मॉडिफिकेशन जो आपका किया जाता है जीन में हम नहीं करते हैं, जो एमआरएनए आपका होता है उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया है, लोकेशन ऑफ द प्रोटीन इन द सेल कैन बी स्टडी, कैसे यूज किए, कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो हालांकि आप रिमेनिंग ऑप्शन से ट्रेस कर सकते हैं, बाकी आने वाले समय में मैं आपको बहुत ही जल्द फिश एक आपकी टेक्निक होती है फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो वहां पे आपको इसका आंसर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी से हम लोकेशन स्टडी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको याद हो, एनएमआर के बारे में हमने जिक्र कर लिया है, जो प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताने के लिए यूज किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो होता है, ये आपका प्रोटीन का एक्सप्रेशन देखने के लिए यूज करते हैं। और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी जो होता है, ये आपका 3D मॉडल को प्रिडिक्ट करने के लिए किया जाता है, राइट। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ए फ्रेगाइल साइट एट द एंड ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो ये डिसऑर्डर क्या है? तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है, यानी कि आपका डोमिनेंट डिसऑर्डर है, एक्स लिंक डिसऑर्डर है, और कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन यहाँ पे एफएमआर1 जीन में होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई हैं। तो आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी कोई भी अगर आपको समस्या होती है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी